Hello everyone. In this video, I will explain the lecture number 3 of the course Electrodynamics. The course number is 8.07 Physics and this course is taught by Professor Alan Guth. इस वीडियो में हम इस कोर्स को एक्सप्लेन करेंगे। लेक्चर नंबर 3 है और एक्चुअली इसमें लेक्चर नंबर 6 लिखा था, दिस इज बाय मिस्टेक, एक्चुअली लेक्चर नंबर 3 ही है। तो इस लेक्चर में जो हमारा गोल है वो ये है, ये जो तीन हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की इक्वेशंस है इनके डिफरेंशियल फॉर्म है, ये इनके इंटीग्रल फॉर्म को समझना। ओके, हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमको ये तीन इक्वेशन ऑलरेडी पता है और ये तीन इक्वेशन जो है वो डिफरेंशियल फॉर्म में लिखी है। ओके, so this is written in differential form and we have to know about the integral form. ओके, इनकी इंटीग्रल फॉर्म है क्या। जो फर्स्ट इक्वेशन है वो ये बताती है आप किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड को नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट के इक्वल लिख सकते हो। मतलब आपके पास एक स्पेस है जहां पर हर एक पॉइंट पर एक फंक्शन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो एक स्केलर क्वांटिटी वो डिफाइन है, और एक हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर डिफाइन है। दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। जो आप इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको आप लिख सकते हो नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। एक्चुअली दिस इज द डेल ऑपरेटर एंड डेल ऑपरेटर क्या होता है, दिस ऑपरेटर इज नथिंग बट डेल बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल बाई डेल जेड के कैप। ओके, तो जब आप ये करोगे तो इसको आप एक स्केलर फंक्शन पर ऑपरेट करोगे तो इट विल गिव ए ग्रेडियंट। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट के इक्वल है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को आप एक पोटेंशियल एक क्वांटिटी होती है उसके ग्रेडियंट के नेगेटिव के इक्वल लिख सकते हैं। ओके, हम इस पोटेंशियल पे भी चर्चा करेंगे और इस इक्वेशन की इंटीग्रल फॉर्म पे चर्चा करेंगे। जो दूसरी इक्वेशन है वो ये बताती है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डाइवर्जेंस है, मतलब आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी और ये जो डेल ऑपरेटर है, आप इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल लीजिए। सो जो यहाँ पर डेल डॉट वी आएगा, जो यहाँ पर डेल डॉट ई है, जो यहाँ पर डेल डॉट ई है, ये होगा किसके इक्वल, डेल ई एक्स बाई डेल एक्स प्लस डेल ई वाई बाई डेल वाई प्लस डेल ई जेड बाई डेल जेड। तो यहाँ पे ई एक्स क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट है, ई वाई क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का वाई कंपोनेंट है, और ई जेड क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड का जेड कंपोनेंट है। मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में बता रहा हूँ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ रहा है आप किसी भी पॉइंट पर निकाल रहे हो उसकी जो डाइवर्जेंस होती है वो रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होते हैं। जिस पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डाइवर्जेंस निकाल रहे हो उसी पॉइंट पर आपको क्या देखना है, चार्ज डेंसिटी देखनी है। तो यहाँ पर रो क्या है, दिस इज चार्ज डेंसिटी। सो व्हाट इज रो, रो इज चार्ज डेंसिटी, volume charge density. And third equation is the curl of electric field is 0. तो यहाँ पे इस कर्ल का मतलब और समझो, कर्ल का मतलब होता है आप डेल ऑपरेटर का इस ए के साथ में क्रॉस कर रहे हो, मतलब आप एक डिटर्मिनेंट बना रहे हो आई कैप जे कैप के कैप। जो सेकेंड रो होगी उसमें होगा डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई एंड डेल बाई डेल जेड। एंड थर्ड जो रो होगी उसमें इसके कंपोनेंट्स हो गए ई एक्स ई वाई ई जेड। सो दिस क्वांटिटी इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट इज कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और दूसरे क्वाड्रेंट में फॉर्मूले अलग अलग हो सकते हैं। दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में अगर आप स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम लोगे तो जो फॉर्मूले मैंने लिखे हैं पेन से ये वैलिड नहीं होंगे। तो कुल मिलाकर हम ये मान रहे हैं कि हमको ये पता है, और यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की कर्ल जो होती है वो 0 होती है। हमें हमारा जो ऑब्जेक्टिव है इस लेक्चर में वो इन इक्वेशंस को इंटीग्रल फॉर्म में समझना है। तो हम ऐसा करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन है इसको समझते हैं। इसकी इंटीग्रल फॉर्म आपके पास है, ई को हम लिख सकते हैं माइनस डेल वी। ओके, अब आप ऐसा करिए कि दोनों तरफ आप लाइन इंटीग्रल कर दीजिए। ओके, सपोज करिए कि आप ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जा रहे हो। ए पॉइंट का मतलब है कि इसका जो यहाँ पे आपका जस्ट ओरिजिन होगा, सो दिस पॉइंट इज ओरिजिन, और यहाँ से यहाँ तक का जो आप वेक्टर ड्रॉ करोगे दिस वेक्टर विल बी वेक्टर ए, और यहाँ से यहाँ तक का जो आप वेक्टर ड्रॉ करोगे दिस वेक्टर विल बी वेक्टर बी। तो ये जो ए और वेक्टर बी दिया है ये पोजीशन वेक्टर दिया है एंड दिस इज ओरिजिन। ओके, सो ओरिजिन में यहाँ पे आपके पास पहले पोजीशन ए थी, आप पोजीशन ए से पोजीशन बी पे गए थ्रू ए पाथ पी।
ओके। तो यहाँ पर अलग अलग पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अलग अलग होगी, पोटेंशियल की वैल्यू अलग अलग होगी। हर एक पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख सकते हो नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब आप इस इक्वेशन में दोनों तरफ लाइन इंटीग्रल कर रहे हो अलोंग दिस पाथ, कोई भी एक आर्बिट्रेरी पाथ होगा, अभी मैं पाथ पे चर्चा नहीं कर रहा हूँ, बट आप वेक्टर ए पोजिशन से वेक्टर बी पोजिशन की तरफ मूव कर रहे हो, ठीक है ना, थ्रू दिस पाथ पी। तो यहाँ पे जब आप लेफ्ट हैंड साइड में इंटीग्रल करोगे तो आपको मिलेगा इंटीग्रल from a to b e dot dl equals to integral minus del v gradient of potential dot dl। ओके। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये एक फंडामेंटल थ्योरम है किस उसकी जो हमारी कैलकुलस उसकी एक फंडामेंटल थ्योरम है। अगर मैं 1D में बात करूँ तो अगर आपके पास df बाई dx है एंड इनटू में dx है, तो अगर ऐसा है तो बेसिकली जो आपका आंसर आएगा वो f आएगा फ्रॉम द अंडर द लिमिट a टू b। ओके, a टू b मतलब f ऑफ b माइनस f ऑफ a होगा। आप अपर लिमिट में से लोअर लिमिट घटा दोगे इस फंक्शन के, एक फंक्शन का डेरिवेटिव का अगर आप इंटीग्रल कर रहे हो तो आपको आंसर ये फंक्शन ही मिलेगा और आप सूटेबल लिमिट रखोगे। तो यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर जो ग्रेडियंट होती है वो डेरिवेटिव की 3 डायमेंशनल एक्सटेंट होती है। मतलब एक डेरिवेटिव को अगर आपको 3 डायमेंशन में एक्सटेंड करना है तो आपको ग्रेडियंट मिलती है, तो डेल वी मिलता है। अब इसका आप डॉट कर रहे हो, इसका लाइन इंटीग्रल कर रहे हो आप, तो बेसिकली आप एक डिफरेंशिएशन का इंटीग्रल कर रहे हो, तो आप क्या करोगे, इसको आप लिखोगे नेगेटिव ऑफ वोल्टेज फ्रॉम ए टू बी। ओके, सो यो v एट b माइनस v एट a होगा, बट एक बाहर माइनस है तो v a माइनस v भी मिलेगा। मतलब ये है कि जो e का इंटीग्रल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, जो लाइन इंटीग्रल होगा फ्रॉम a point position A to position B, it will be equal to potential at point A minus potential at point B। तो हम ये रिलेशन को एज ए डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल भी यूज कर सकते हैं ये रिलेशन। ओके, तो ये रिलेशन यहाँ पर अगर आपको किसी भी एक पोजीशन R पर पोटेंशियल बताना है तो वो आप R0 एक रेफरेंस पॉइंट ले लेंगे, एक आर्बिट्रेरी रेफरेंस पॉइंट माइनस, और आप इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल करोगे अंडर द लिमिट फ्रॉम R0 पोजीशन टू R। अब देखो ये आया कैसे, आप ऐसे करिए कि जो आपके पोजीशन A है, अब जो ये आपके पास पोजीशन A है इसको तो आप R बोलिए, जहां पर आपको पोटेंशियल निकालना है, और जहां पर आपको पोटेंशियल पता है इसको आप R0 बोलिए। ओके, B को आपने क्या लिया, रेफरेंस लिया, ये किसके लिए लिया आपने, रेफरेंस के लिए लिया। तो यहाँ पर जो होगा, जो VA होगा तो V एट पोजीशन R होगा जहां पर हमें पोटेंशियल बताना है, और ये रेफरेंस पोटेंशियल होगा। इस रेफरेंस पोटेंशियल को हमने राइट हैंड साइड भेज दिया, ठीक है। तो पोटेंशियल एट ए पॉइंट ए क्या होगा, ये उधर जाके पोटेंशियल एट पॉइंट R0, फिर आप कहोगे यहाँ पे माइनस क्यों है, प्लस होगा, चलो कोई नहीं, आप प्लस रखो भी, प्लस करो और इंटीग्रल करो आप ए से बी की तरफ ई डॉट डी एल, ठीक है ना। जो ई डॉट डी एल कर रहे हो आप ए से बी कर रहे हो, मतलब आप आर से R0 कर रहे हो, बट आप यहाँ पर देखोगे R0 से R है, मतलब आपने क्या करा कि लिमिट को रिवर्स कर दिया। अगर आप लिमिट को रिवर्स करते हो, यहाँ से आपको R से R0 रखनी चाहिए थी, लेकिन आपने R0 से R रखी है, तो आपको एक माइनस बाहर लगाना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे एक माइनस आया। तो यहाँ पे किसी भी एक पॉइंट की पोटेंशियल क्या होगा, एक रेफरेंस पॉइंट का पोटेंशियल, जहाँ पर हम जिसको 0 मान सकते हैं, जो भी आप रेफरेंस पॉइंट ले रहे हो, माइनस उस रेफरेंस पॉइंट से आपका जो पोजीशन है जहां पर पोटेंशियल बता रहे हो वहां तक आप लाइन इंटीग्रल करोगे, इंटीग्रल की लिमिट वहां रखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल करोगे। तो यहाँ पे आर प्राइम और डीएल प्राइम आपने रेफरेंस पॉइंट लिया, डीएल प्राइम क्या आपका डिफरेंशियल एलिमेंट होगा जिस पाथ के लॉन्ग आप इंटीग्रल कर रहे हो, और आर प्राइम जहां पर ये डीएल है उसकी पोजीशन है आर प्राइम। ओके, सो यहाँ पे R0 आपका आर्बिट्रेरी रेफरेंस पॉइंट है। तो इस डेफिनेशन से वी आर जो है वो एक आर्बिट्रेरी पॉइंट के रेस्पेक्ट में डिफाइन हुआ है। मतलब क्या है कि अगर आप किसी भी एक कांस्टेंट को ऐड करते हो वी ऑफ R0 को, तो आपको इस पर कोई सिग्निफिकेंस नहीं होगा, नंबर बदलेगा, बट आप अलाउ है, आप कर सकते हो। बेसिकली आप किसी भी पॉइंट को रेफरेंस मान सकते हो, मतलब जो पोटेंशियल है उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, केवल पोटेंशियल डिफरेंस का सिग्निफिकेंस। अगर आप किसी भी पॉइंट को आर्बिट्रेरी मानते हो और आपने 2 पॉइंट ले लिए, इसका पोटेंशियल निकाल लिया, इसका पोटेंशियल निकाल लिया, आप इनका डिफरेंस ले रहे हो, तो डिफरेंस में क्या होगा कि जो वी ऑफ R0 है कैंसिल हो जाएगा। मतलब क्या है कि पोटेंशियल का कोई भी
सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस मीनिंगफुल है। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस मीनिंगफुल है, इसलिए हम इसको स्टडी कर रहे हैं। अब जो हमने ये अभी डेफिनेशन पढ़ी थी वी ऑफ आर की, ये यहाँ पे हम रो ऑफ आर के साथ इसका इंटीग्रल करके देखेंगे तो हमें पता चलता है कि अगर आप इन्फिनिटी पर पोटेंशियल देख रहे हो तो जीरो मिलता है। मतलब इन्फिनिटी में पोटेंशियल आप जीरो एज्यूम करते हो। अगर आप इस डेफिनेशन से देखते हो, इस डेफिनेशन को अगर आप अप्लाई करते हो तो आप ये जो आर नोट पॉइंट है, ये आर नोट को आप इन्फिनिटी मान सकते हो रेफरेंस, क्योंकि इन्फिनिटी पर जो पोटेंशियल है वो आप जीरो मान सकते हो। अब ये कब होगा, क्योंकि जो आपका चार्ज है वो इन्फिनिटी तक फैला हुआ नहीं है। इन्फिनिटी तक फैला नहीं है जहाँ पे आपका कोई भी होगा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ पे आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और ये इन्फिनिटी तक एक्सटेंडेड नहीं है। उस वाले केस में जो पोटेंशियल होगा वो इन्फिनिटी पर जाने पर जीरो हो जाएगा, धीरे धीरे दूर होने पर। ओके, तो यहाँ पर अगर आप लगाओगे तो आप इस रो ऑफ आर के ऊपर अगर आप इंटीग्रल करते तो आपको ये मिलेगा कि जो वी ऑफ आर एट इन्फिनिटी है वो जीरो हो जाएगा। मतलब हम ऐसा कर सकते हैं, आर नोट की इन्फिनिटी ले सकते हैं और वी ऑफ आर नोट जीरो ले सकते हैं। लेकिन कुछ आइडियलाइज्ड टेक्स्ट बुक प्रॉब्लम्स में भी ये इसको मतलब करेक्ट नहीं मानते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप सोचिए कि आपका जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो इन्फिनिटी तक फैला हुआ है, तो जो रो ऑफ आर है, जो डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी है, वो इन्फिनिटी पर जाकर कन्वर्ज नहीं होगी, वो इन्फिनिटी पर जाकर जीरो नहीं होगी, तो इसलिए पोटेंशियल भी इन्फिनिटी पर जाकर जीरो नहीं होगा। तो इसके लिए हमें कोई भी एक सूटेबल रेफरेंस पॉइंट मानना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर लेकिन फिर भी पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करने के लिए, भले ही वी ऑफ आर नॉट हमारे पास एक ना हो, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करने के लिए भी फिर भी हम इसी इक्वेशन का यूज करेंगे। नाउ अब जो सेकंड इक्वेशन, हम फर्स्ट इक्वेशन एक गोल हमारा कंप्लीट हो चुका है, हम फर्स्ट इक्वेशन की इंटीग्रल फॉर्म समझ चुके हैं। ओके, जो इसका सिग्निफिकेंस है ई इक्वल टू माइनस डेल्टा वी, हम इसको समझ चुके हैं। अब हमारे पास दूसरी इक्वेशन है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डाइवर्जेंस है वो रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होते हैं, गॉस लॉ की डिफरेंशियल फॉर्म है। अब हमें इसको इसकी इंटीग्रल फॉर्म में लिखना है। पहले हमने लाइन इंटीग्रल किया था, अब हम यहाँ पर सरफेस अब हम यहाँ पर वॉल्यूम इंटीग्रल करेंगे। ओके, सो ये जो इक्वेशन है, जो गॉस थ्योरम है, ये बताती है कि आप किसी भी एक जगह लो, एक सरफेस लो बेसिकली, या फिर कोई भी एक जगह लो, कोई भी एक पॉइंट लो, उस पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डाइवर्जेंस निकाल लो। किसी भी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डाइवर्जेंस है, वहां पर जो चार्ज डेंसिटी है उसको आप एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दो, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डाइवर्जेंस के इक्वल होगा। अब आप ऐसा करो कि इस इक्वेशन को एक वॉल्यूम के अबाउट इंटीग्रेट करो। मतलब आपने क्या करा कि कोई भी एक ये वॉल्यूम मान लिया और चीज, इस वॉल्यूम का जो सरफेस है वो एस है। ओके, तो एक डेफिनेट एक क्लोज सरफेस मानना, तो क्लोज सरफेस के पास एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है अंदर, मतलब इनसाइड द वॉल्यूम अंदर की तरफ, और उससे कवर्ड एक सरफेस एस है। तो वॉल्यूम को वी से रिप्रेजेंट करेंगे, सरफेस को एस से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमने क्या करेंगे, डी क्यूब एक्स के होते एक डिफरेंशियल एलिमेंट ऑफ वॉल्यूम है। ओके, मतलब डी एक्स इंटू डी एक्स इंटू डी एक्स, अगर आप इसकी मल्टीप्लाई करते हो तो डी क्यूब एक्स बेसिकली 1D में हम अगर कंसीडर करने की कोशिश करें तो यहाँ पे ये वॉल्यूम एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे हम चीजें जनरलाइज करेंगे तो आप डी क्यूब एक्स ना लिखकर आप डी टॉप भी लिख सकते हो डिफरेंशियल एलिमेंट के लिए, क्योंकि यहाँ पर जनरलाइज बातें होगी। तो हमें इसके लिए चिंता नहीं करनी है कि यहाँ पे हमने डी क्यूब एक्स ही क्यों लिखा, डी एक्स डी वाई डी जेड क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पर हम जनरलाइज बातें करेंगे। तो यहाँ पर हमने लेफ्ट हैंड साइड में इसका इंडेल डॉट ई का वॉल्यूम इंटीग्रल कर रहे हो। अब हमने पढ़ी है एक डाइवर्जेंस थ्योरम, अगर किसी भी ग्रेडियंट का वॉल्यूम इंटीग्रल क्या होता है, उस फंक्शन के सरफेस इंटीग्रल के इक्वल होता है। ठीक है ना, मतलब अगर आप किसी भी एक फंक्शन का सरफेस इंटीग्रल कर रहे हो, डाइवर्जेंस थ्योरम क्या बोलती है, अगर आप किसी भी एक फंक्शन का सरफेस इंटीग्रल कर रहे हो तो उस सरफेस, अगर वो सरफेस एक क्लोज सरफेस है, ठीक है, तो आप उस क्लोज सरफेस से घिरा हुआ एक वॉल्यूम भी होगा, तो आप क्या करोगे, ये जो फंक्शन था इसकी डाइवर्जेंस निकाल लोगे, और इसकी डाइवर्जेंस का इस वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में, इस वॉल्यूम की लिमिट में वॉल्यूम इंटीग्रल करोगे। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, वॉल्यूम इंटीग्रल कर सकते हो। तो आपके पास अगर कोई भी एक फंक्शन है, उसका सरफेस इंटीग्रल है, उसको आप उसके
फंक्शन के डाइवर्जेंस के वॉल्यूम इंटीग्रल में लिख सकते हो, जहां पर लिमिट होगी वो वॉल्यूम तो उसके सरफेस होगा क्लोज सरफेस। ओके, तो एक वॉल्यूम के अंदर आपने डेल डॉट ई का वॉल्यूम इंटीग्रल क्या है, तो इसको आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रल, और ये सरफेस यही वाला होगा जो आपने वॉल्यूम माना था उससे घिरा हुआ है सरफेस, ये क्लोज सरफेस। अब ये जो ई डॉट डी ए है, अब यहाँ पर हमने ये तो लेफ्ट हैंड साइड में बन गया, मतलब जब आप लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रल करोगे तो मिलेगा होल इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए, एक क्लोज सरफेस के अबाउट एक क्लोज सरफेस की लिमिट में इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रल। ये किसके इक्वल होगा, राइट हैंड साइड में था रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट तो हमने बाहर लिख लिया। अब हमें इस रो का भी तो वॉल्यूम इंटीग्रल करना है, और जब आप इस रो का वॉल्यूम इंटीग्रल करोगे तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम होता है चार्ज, क्योंकि यहाँ पर वो क्या है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, तो बेसिकली ये बताते हैं टोटल कितना चार्ज है इस सरफेस के अंदर, क्योंकि आप क्या कर रहे हो एक पर्टिकुलर वॉल्यूम के अंदर इंटीग्रेट कर रहे हो, तो इसके अंदर इस पर्टिकुलर वॉल्यूम के अंदर जितना टोटल चार्ज होगा वही ये चार्ज होगा, बिकॉज इंटीग्रल की लिमिट ये वॉल्यूम है केवल। ओके, तो यहाँ पर आपको अगर इसमें एक छोटा सा चार्ज आपने डी क्यू मान लिया तो इसमें टोटल चार्ज डी क्यू होगा। ओके, तो ये बताता है, यही आपके इंटीग्रल फॉर्म है कि जो किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड का एक सरफेस इंटीग्रल है अलोंग ए क्लोज लूप, ठीक है, क्लोज लूप के अलोंग आप एक इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रल देख रहे हो, वो 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स क्यू एनक्लोज्ड होगा। क्यू एनक्लोज्ड क्या है, जो आपके पास जो आपने क्लोज सरफेस लिया उसके अंदर टोटल चार्ज है। एंड दिस स्टेटमेंट इज ट्रू इवन फॉर डायनेमिक्स। ओके, ऐसा नहीं है कि केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए सही है, ये डायनेमिक्स के लिए भी सही है। अब हम थर्ड इक्वेशन जो हमारे पास है डेल क्रॉस ई मतलब कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। अब हम इसका इंटीग्रल फॉर्म समझते हैं, तो पहले तो हमने लाइन इंटीग्रल किया था, फिर हमने वॉल्यूम इंटीग्रल किया था, अब ऐसे करते हैं हम इसका सरफेस इंटीग्रल करते हैं इस इक्वेशन का। डेल क्रॉस ई क्या होता है आपका, एक्चुअली दो वेक्टर का जब क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो यहाँ पे ये वेक्टर आएगा, ये नल वेक्टर है। ओके, तो डेल क्रॉस ई जीरो है, आपने क्या करा दोनों तरफ सरफेस इंटीग्रल कर दिया, डेल क्रॉस ई का डॉट डी ए करोगे तो यहाँ पर आपने पढ़ी थी एक स्टोक्स थ्योरम, मैथमेटिकल फिजिक्स में होती है कि स्टोक्स थ्योरम, वो बताती है कि अगर आप किसी भी एक फंक्शन का लाइन इंटीग्रल कर रहे हो अलोंग सम क्लोज पाथ, आपने कोई भी एक बंद रास्ता ले लिया और इस बंद रास्ते के अलोंग आप एक फंक्शन का क्या कर रहे हो, लाइन इंटीग्रल कर रहे हो, तो ये जो लाइन इंटीग्रल होगा, अब आप ये सोचिए कि आप क्लोज पाथ से गिर के एक सरफेस बन चुका है, ठीक है, तो ये जो आपने इस फंक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड इस ई फंक्शन का लाइन इंटीग्रल क्या है, ये इक्वल होगा इस फंक्शन की कर्ल के सरफेस इंटीग्रल के, मतलब सरफेस मिल चुका है, इस सरफेस के अलोंग आप क्या करोगे, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की कर्ल का सरफेस इंटीग्रल करोगे। ओके, एंड वो सरफेस इंटीग्रल और ये वाला इंटीग्रल लाइन इंटीग्रल दोनों आपस में इक्वल हो गए, बोलते हैं डाइवर्जेंस थ्योरम। तो यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रल आपको पता है तो आप इसको लिख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइन इंटीग्रल के इक्वल है, लेकिन इस सरफेस की बाउंड्री से जो आपका रास्ता बनेगा, जो पाथ बनेगा, वो पाथ इसकी लिमिट होगा। मतलब आपके पास ये सरफेस लिया था, आपने इसके अबाउट इंटीग्रेट कर रहे थे, लेकिन इसकी बाउंड्री से जो ये रास्ता बना, इस सरफेस की बाउंड्री से हम वो जो क्लोज लूप बना, उस क्लोज लूप के अलोंग ये इंटीग्रल होगा ई डॉट डीएल। तो यहाँ पर हमें डेल क्रॉस ई का जो दूसरा मीनिंग है इंटीग्रल फॉर्म, वो है ई डॉट डीएल का एक क्लोज लूप के अलोंग इंटीग्रल जीरो होता है। ठीक है, मतलब क्या है कि एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लिया, उसका आप लाइन इंटीग्रल निकाल रहे हो अलोंग ए क्लोज लूप, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक क्लोज लूप के अलोंग लाइन इंटीग्रल जीरो होता है। अब देखते हैं जो ये रिजल्ट आया इसके मायने क्या है। देखो एक बात सोचिए कि कुछ वर्क डन जैसा नहीं लग रहा है। जब आपने पोटेंशियल को डिफाइन किया था तो यहाँ पर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल निकाला था, लेकिन ये लाइन इंटीग्रल किस पाथ के अबाउट है, किस पाथ के अलोंग है। तो यहाँ पर ये चीज हमें पता चली है कि ये किसी भी पाथ के अबाउट हो, ये मैटर ही नहीं करता। क्यों? क्योंकि अगर आप एक क्लोज लूप के अलोंग कोई भी क्लोज लूप बना लो, उसके अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल जीरो है। मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो लाइन इंटीग्रल होता है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, वो सिर्फ और सिर्फ पोजीशन पे डिपेंड करता है। तो ये आप किसी भी पाथ के अलोंग करो सेम आएगा। मतलब आप आर नोट से आर पे जाओ, और चाहे आर नोट से आर पे आप P1 पाथ से जाओ, चाहे आप P2 पाथ से जाओ, दोनों पाथ से जो वर्क डन होगा वो सेम होगा। मतलब अगर आप P1 से इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल निकाल रहे हो और माइनस P2 से इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल निकाल रहे हो, ठीक है ना। मतलब आप इधर से गए माइनस इधर से गए, या फिर आप इधर को जाके वापस आ गए, इलेक्ट्रिक फील्ड का टोटल लाइन इंटीग्रल अलोंग ए क्लोज लूप, ये तीनों बातें, ये तीनों चीजें इक्वल होगी।
ठीक है। अब बात करते हैं वर्क एंड एनर्जी की, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक चार्ज क्यू को हम ए से वेक्टर बी की तरफ ले जा रहे हैं तो उसमें कितना वर्क करेगा, ठीक है। आपके पास क्या है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक चार्ज क्यू को पोजीशन ए से पोजीशन बी की तरफ ले जा रहे हो, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस चार्ज के ऊपर इसको ए से बी तक ले जाने में कितना वर्क डन करेगा। सो वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना वर्क डन कर रहा है। तो आपको वर्क डन की डेफिनेशन पता है, दिस इज द इंटीग्रल ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन द पार्टिकल, ठीक है। मतलब आपको लाइन इंटीग्रल निकालना है ए से बी तक का, लिमिट रखोगे वेक्टर ए से वेक्टर बी तक का, ओके। और जो इस चार्ज क्यू के ऊपर फोर्स लगा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वर्क डन देखने, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स लगा रहा है उसका लाइन इंटीग्रल हम निकालेंगे, दैट लाइन इंटीग्रल विल बी वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर आपने इस वेक्टर एफ की वैल्यू रखी है जो क्या होती है क्यू ई, किसी भी एक चार्ज क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रखा है तो इस चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगती है वो Q टाइम्स E लगती है। तो यहाँ पे आप F की वैल्यू रखेगा Q टाइम्स Q एक स्केलर क्वांटिटी है, ये तो बाहर आ गई इंटीग्रल से, सो ये आपको मिला Q टाइम्स इंटीग्रल E डॉट dl और लिमिट है कहाँ से A से B तक का। तो यहाँ पर ये क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल है और यहाँ पर आपने पढ़ा है कि एक पॉइंट का जो पोटेंशियल होता है, आप ऐसा करिए कि इन्फिनिटी पे पोटेंशियल 0 मानिए, तो एक पॉइंट का जो पोटेंशियल होता है क्या होता है माइनस इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने में क्या गया इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल, ये एक पॉइंट का पोटेंशियल होता है। तो हम ये चीज देखेंगे कि दिस इंटीग्रल इज फ्रॉम ए टू बी, सो इट विल बी माइनस क्यू वी ऑफ बी माइनस वी ऑफ ए के इक्वल होगा। देखो इस इक्वेशन को देखो दोबारा से, ये जो पोटेंशियल की डेफिनेशन है हमने शुरू में डिस्कस की थी, ये वाली, इनफैक्ट ये वाली नहीं और ऊपर आई है ये वाली इक्वेशन। आप ए से बी तक इंटीग्रल कर रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड का, एंड ये इंटीग्रल अगर आप ए से बी कर रहे हो तो ये वी ए माइनस वी बी के इक्वल आया। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल, पाथ तो कोई भी हो मैं फर्क नहीं पड़ता, अगर आप कर रहे हो तो आप पहले ए पॉइंट का पोटेंशियल निकालोगे माइनस बी पॉइंट का पोटेंशियल निकालोगे। इसी तरीके से आप नीचे देखिए यहाँ पर वर्क डन में, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल है फ्रॉम ए टू बी, तो क्या होगा ए का पोटेंशियल माइनस बी का पोटेंशियल होगा। एक बार चार्ज क्यों था बट मैंने बार एक माइनस कॉमन ले लिया, तो माइनस क्यू टाइम्स वी ऑफ बी माइनस वी ऑफ ए, क्योंकि आप ए से बी तक गए तो पोटेंशियल का जो डिफरेंस होता है वो फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट होता है, तो इसलिए मैंने पहले बी का पोटेंशियल रखा फिर ए का पोटेंशियल रखा ताकि मैं इसको पूरे को एक साथ डेल्टा वी भी लिख सकूं, लेकिन यहाँ पे बाहर माइनस आया। तो ये जो ओवरऑल चार्ज है, ये जो वर्क डन है, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन ये जो वर्क डन है दिस वर्क डन इज डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज नेगेटिव, ओके। लेकिन अगर मैं बोल लूं कि मुझे ए से बी तक ले जाना है तो मैंने कितना वर्क डन किया, तो मैं क्या कर रहा हूँ इस इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज कर रहा हूँ। मतलब क्या है कि अगर मुझे एक चार्ज है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को फोर्स लगा रही है बट मुझे कहीं और ले जाना है, तो मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में सेम क्वांटिटी का फोर्स लगाकर उसको अपनी डिजायर्ड डायरेक्शन पे लेके जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे काइनेटिक एनर्जी जनरेट नहीं करनी है। तो इसको बैलेंस करने के लिए तो हमारी अप्लाइड फोर्स क्या होगी, मतलब जितना वर्क डन मैंने किया उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड ने वर्क डन किया होगा उसके जस्ट नेगेटिव होगा। मतलब वर्क डन बाय मी विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब जो मैंने वर्क डन किया वो है प्लस क्यू टाइम्स वी बी माइनस वी ए। तो यहाँ पर अब मैंने क्या करा कि इसीलिए मैंने एक चीज डिफाइन किया पोटेंशियल एनर्जी। अगर कोई भी चार्ज आर पोजीशन पर है तो Q इंटू वी ऑफ आर, मतलब वी ऑफ आर के आर वेक्टर जो पोजीशन है आर वेक्टर आर पोजीशन जो है यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। तो अगर आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है किसी पॉइंट पर, उसमें आप अगर इस चार्ज Q की मल्टीप्लाई करते हो तो इस चार्ज Q की उस पोजीशन के ऊपर हमें पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी, ओके। सो दिस गिव्स द पोटेंशियल एनर्जी। अब जब हमको पोटेंशियल एनर्जी मिली तो ये क्या है, एक चार्ज को एक फिक्स बैकग्राउंड ऑफ, एक आपके पास फिक्स बैकग्राउंड ऑफ चार्ज है, बहुत सारे चार्ज है, ठीक है, और एक आपके पास ये क्यू चार्ज है। इस क्यू चार्ज को ए से बी तक का अगर मूव करना है तो बेसिकली आप अगर ये आर पोजीशन पर है तो वहां पर जो उसके पोटेंशियल होगा उसका पोटेंशियल टाइम्स इस चार्ज क्यू की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी। मतलब एक चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी है ये फिक्स्ड बैकग्राउंड ऑफ अदर चार्जेस में, मतलब एक फिक्स बैकग्राउंड है दूसरे चार्जेस का, उसके अंदर है ये, ओके। दूसरे चार्जेस मूव नहीं कर रहे हैं, ओके।
तो अब यहाँ पे आप ऐसे कर रहे हो कि एक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पॉइंट चार्जेस बिल्डअप करके देख रहे हो कि आपको कितना वर्क डन करना पड़ेगा। मतलब ये तो सिर्फ एक चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी थी, ओके, जो हमने यहाँ से निकल ली कि मुझे इतना वर्क डन करना पड़ेगा। किसी भी एक चार्ज को असेंबल करने के लिए मुझे कितना वर्क डन करना पड़ेगा, और एक चार्ज को आप इन्फिनिटी से पॉइंट ए तक लाओ तो उसमें आपको कितना वर्क करना पड़ेगा। तो अगर आप एक ए से बी तक ले जाने में वर्क डन पता है, अगर आप इन्फिनिटी से बी तक लाओगे या इन्फिनिटी से आर तक लाओगे तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा आपको वर्क डन करना पड़ेगा क्यू इंटू पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, जहाँ पर आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। देखो फिर से समझो, आपके पास ये एक पॉइंट है, यहाँ पर आपको एक चार्ज क्यों रखे, इसकी पोटेंशियल एनर्जी बतानी है। तो पोटेंशियल एनर्जी होती है इन्फिनिटी से इस क्यू चार्ज को यहाँ तक लाने में क्या गया वर्क डन। अच्छा जी, तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे अपने द्वारा वर्क डन निकालना है, इन्फिनिटी से इस क्यू चार्ज को लाने में वर्क डन निकालना है। और वो वर्क डन क्या होगा, क्यू इंटू यहाँ इसका पोटेंशियल v माइनस जहां से लाए उसका पोटेंशियल, और वो इन्फिनिटी से लाए उसका पोटेंशियल 0 होगा, तो क्यू इंटू वी क्या होगा, आपका इस पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी होगा। लेकिन जरा सोचिए कि आपको एक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ चार्ज बिल्डअप करना है, उस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एक सिस्टम बनाना है, तब आपको कितना वर्क डन करना पड़ेगा और सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। तो अगर आप एक चार्ज यहाँ पर रखा है, मतलब आपने कोई भी वर्क डन नहीं किया, शुरुआत में वर्क डन 0 है, जब कोई भी चार्ज नहीं है। अब आप क्या कर रहे हो, Q1 चार्ज को इन्फिनिटी से ला रहे हो इस R1 तक, तो अभी आपको कोई भी वर्क नहीं करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे इसको अपोज करने वाला कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है। तो जब आप Q1 तो ऑलरेडी R1 पे ला चुके हो, लेकिन अब आप Q2 को R2 पोजीशन पर ला रहे हो, तो R2 पोजीशन तक लाने के लिए आपको वर्क करना पड़ेगा। तो आपको ये जो R2 पोजीशन है इस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखना पड़ेगा, जो होगा 1/4πε0 Q1 अपॉन इनके बीच के डिस्टेंस R1 माइनस R2। सो दिस इज द पोटेंशियल, और इसमें आपने Q2 की मल्टीप्लाई कर दी तो Q2 चार्ज की को लाने में वर्क डन मिल गया। तो ये Q2 चार्ज को यहाँ तक लाने में वर्क डन है। अब आप Q3 को लाइए, Q3 को लाओगे तो आप पहले की वजह से पोटेंशियल देखोगे, दूसरे की वजह से पोटेंशियल देखोगे, और उसमें Q3 की मल्टीप्लाई करोगे, इसलिए वर्क डन ये होगा। तो जो टोटल वर्क डन होगा वो ये आएगा। हमने क्या करा कि ये जो ऊपर वर्क डन है इसको और इसको दोनों को ऐड किया तो मुझे ये मिला। अब ये क्या है, 1/4πε0, ये तो कॉमन है, Q1 Q2 अपॉन R12, Q1 Q3 अपॉन R13 और Q2 Q3 अपॉन R23। R23 का मतलब है Q2 और Q3 के बीच के डिस्टेंस, ओके। तो हमने यहाँ पे सारे पेयर्स बनाए, मतलब Q1 Q2 और Q2 Q1 दोनों सेम ही चीज है, ओके। तो यहाँ पर हमने सारे पेयर्स बनाए, इनको सबको जोड़ दिया, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आपके पास बहुत सारे चार्जेस हो, n चार्जेस हो, तब आप क्या करोगे, इस चीज को आप समेशन की फॉर्म में लिख सकते हो, 1/4πε0 समेशन करोगे आप यहाँ पे QI QJ अपॉन और IJ रखोगे। तो पहली बात तो I और J आपस में बराबर नहीं होने चाहिए, क्योंकि Q1 अपॉन R1 का स्क्वायर तो यहाँ पे था नहीं, तो वो वाली चीज नहीं होगी। मतलब I और J तो बराबर नहीं होगी, मतलब जो J होगा वो I से बड़ा ही होगा। मैंने I को 1 से n तक रन किया तो मैं J को I से बड़ा ही रखूंगा ताकि सारे कॉम्बिनेशन ही आ जाए। या फिर आप ऐसा करो कि ये झंझट में मत पड़ो, I और J 1 से n तक चला और I J के बराबर नहीं होगा, तो अगर Q1 Q2 और अगर Q2 Q1 ऐसा करने पे 2 बार ये रिपीट हो जाएंगे, Q2 Q1, क्योंकि दोनों सेम है तो हमने 1/2 से शुरू में डिवाइड कर दिया। सो दिस इज अनदर वे ऑफ राइटिंग, this is the total work done to bring up to make the system of n charges, okay। तो ये होगा आपका वर्क डन, ओके। लेकिन अगर आपको यहाँ पर आपके पास कंटिन्यूअस चार्ज हो तो आपको उसे असेंबल करने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो आपके पास जो डेंसिटी है चार्ज की वो रो आर है, तो हम क्या करें कि आई को रो आर डी क्यूब एक्स में कन्वर्ट कर देंगे, ओके। तो यहाँ पे मतलब इसको इससे रिप्लेस कर देंगे, तो जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, वो इंटीग्रेट करना पड़ेगा आपको। इस समेशन को हम रिप्लेस करेंगे इंटीग्रल से, तो आप क्या करोगे, क्यू आई की जगह पे लिखोगे रो आर डी क्यूब एक्स, अच्छे जी, और जो क्यू जे है उसकी जगह पे आप लिखोगे रो आर प्राइम और डी क्यूब एक्स प्राइम। तो आप इनका दोनों का इंटीग्रल करोगे तो वॉल्यूम इंटीग्रल एक साथ लिख दिया मैंने, और इनकी चार्ज डेंसिटी एक साथ लिख दी, और ये जो मैंने एक आर लिया है, एक आर प्राइम पोजीशन पे लिया, इनके बीच की डिस्टेंस ये होगी। तो यहाँ पर हमें बहुत सारे पेयर्स बनाने पड़ेगा और ये इंटीग्रल निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पर अगर रो आर स्मूथ फंक्शन हो
तो हम r इक्वल टू r प्राइम लेके हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा इंटीग्रल में, क्योंकि r रो r क्या है, जो आपका डेंसिटी है वो एक स्मूथ फंक्शन है। लेकिन अगर जो डेंसिटी है उसमें डेल्टा फंक्शन भी इंक्लूडेड है, अगर वो डेल्टा फंक्शन टाइप का है, तो जो वर्क डन होगा, जो सेल्फ एनर्जी होगी पॉइंट चार्जेस की, वो डाइवर्ज हो जाएगी। तो ऐसे केस में क्या होता है कि हमें डिस्क्रीट सम को यूज करना बेटर होता है, क्योंकि वहाँ पर अगर डेल्टा फंक्शन है तो हम अलग अलग पॉइंट चार्जेस लेके ही निकालना ज़्यादा प्रेफर करेंगे। तो यहाँ पर W को लिखने के और भी तरीके होते हैं। हम ऐसा करते हैं, उसको रीऑर्डर करते हैं। हाफ था इंटीग्रल डी क्यूब एक्स रो आर को एक साथ लिख लिया, और 1/4 एप्सिलॉन नॉट को इसके साथ लिख लिया, डी क्यूब एक्स प्राइम रो प्राइम अपॉन आर माइनस आर प्राइम। तो बेसिकली अगर हम इसे देखा जाए तो दिस इज द पोटेंशियल एट पोजिशन आर ड्यू टू द चार्जेस एट आर प्राइम, ओके, ड्यू टू द डेंसिटी एट आर प्राइम। तो हम इसको लिख सकते हैं 1/2 इंटीग्रल डी क्यूब एक्स the density rho times potential at the position r, ओके। तो मतलब हम क्या करेंगे, हम एक r पोजीशन पे डेंसिटी देखेंगे, वहां पे पोटेंशियल देखेंगे, मल्टीप्लाई करके उसको वॉल्यूम इंटीग्रल निकाल के 1/2 कर देंगे, तो वहां पे हमें एनर्जी मिल जाएगी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी को लिखने का एक और भी तरीका है। अगर हमें पता है कि डेल डॉट ई रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है, ओके, तो यहाँ पर जो W था ये अभी हमें पता है कि हाफ एप्सिलॉन नॉट डी क्यूब एक्स रो आर इंटू वी आर था। अब यहाँ पे एक बात बताइए, जो ये रो है इसकी वैल्यू क्या होगी, अगर इस इक्वेशन से देखेंगे तो इस एप्सिलॉन नॉट की इधर ले आएगी, तो एप्सिलॉन नॉट टाइम्स डेल डॉट ई होगा, ओके। तो हमने ये करा कि ये जो आपका डी क्यूब एक्स था, जो पोटेंशियल है वो पहले लिख लिया, और ये डेल डॉट ई पहले लिख लिया, ओके। इसमें बाहर एप्सिलॉन नोट नहीं था, ये बाहर एप्सिलॉन नोट हमने इंटीग्रल से बाहर लिख दिया, तो हाफ एप्सिलॉन नोट। तो यहाँ पे डी क्यूब एक्स तो एक जैसे ही है। अब ये जो इक्वेशन है, ये जो टर्म है, इसको मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ। बेसिकली ये वह एक स्केलर फंक्शन टाइम्स डेल डॉट ई था, तो मैं ऐसा कर रहा हूँ कि डेल डॉट इसके अंदर दोनों रख लिए वी ई। तो अगर मैं इस डेल डॉट वी को निकालूंगा तो मुझे मिलेगा डेल वी डॉट ई प्लस वी टाइम्स डेल डॉट ई। तो इस तरीके से इसकी वैल्यू क्या होगी, डेल डॉट वी टाइम्स ई माइनस डेल डॉट वी डॉट ई, ये आएगा। अब यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है, एक टर्म बन गई, एक वॉल्यूम इंटीग्रल है, और ये वाली टर्म आपकी एक बन जाएगी आपकी सरफेस इंटीग्रल। तो जो पहले वाली ये जो टर्म है ये तो बन जाएगी 1/2 एप्सिलॉन नॉट, ये वॉल्यूम इंटीग्रल है, एंड इट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ मॉड ऑफ ई स्क्वायर, ओके। तो यहाँ पे ये कैसे बना, ये बेसिकली दूसरी टर्म लेकर आए हम, क्योंकि माइनस डेल डॉट वी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड ई लिख सकते हैं, तो माइनस डेल डॉट वी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल होगा, तो ई डॉट ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर होगा, ओके। तो ये वाली जो टर्म बनी दूसरे वाली, ये आगे वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर। अब ये जो पहले वाली टर्म है प्लस 1/2 एप्सिलॉन नॉट, ओके। अब यहाँ पे क्या है, ये आपने जो ये वॉल्यूम इंटीग्रल था, स्टोक्स डाइवर्जेंस थ्योरम लगा के आप इसको सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट कर लोगे। सरफेस मतलब जो यहाँ पे डाइवर्जेंस थी, इसकी जगह पे आप सिर्फ इस फंक्शन का क्या करोगे, सरफेस इंटीग्रल लिख दोगे, v टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डी ए, ओके। हाफ एप्सिलॉन नॉट इसमें था, तो ये सरफेस इंटीग्रल वाली टर्म है। अब यहाँ पर आप ऐसे करिए कि एक स्फेयर सोचिए कि एक आर रेडियस का स्फेयर है, और सेंटर ओरिजिन सेंटर पर है, ठीक है ना। तो ये जो सरफेस वाला फैक्टर, इसको एस्टिमेट करते हैं अगर आर इन्फिनिटी पर हो, मतलब इन्फिनिटी पर ये सरफेस वाला फैक्टर कैसा कितना होगा, तो v टाइम्स ई डॉट डी ए। अब यहाँ पे v तो मतलब एच 1/r वेरी करता है, ये 1/r² वेरी करता है, एंड ये r² वेरी करता है। मतलब अगर आप r को इन्फिनिटी पर रखोगे तो ये टर्म 0 आएगी, ठीक है। मतलब जो सरफेस इंटीग्रल है वो इन्फिनिटी पे 0 हो जाता है, मतलब r टेंड्स टू इन्फिनिटी के लिए। सो अगर आपको कोई भी एक फाइनाइट चार्ज ऑफ कॉन्फ़िगरेशन लेना है, मतलब एक पर्टिकुलर चार्ज ऑफ कॉन्फ़िगरेशन लिया आपने, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले जो इंटीग्रल था वॉल्यूम इंटीग्रल, उसको ही टोटल निकालेंगे, लेकिन थ्रू ऑल स्पेस में, फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ओके। आप किसी उस पर्टिकुलर स्पेस में नहीं देखोगे, आप इलेक्ट्रिक फील्ड के स्क्वायर का वॉल्यूम इंटीग्रल करोगे, लेकिन वो थ्रू ऑल स्पेस करोगे, ताकि दूसरी टर्म है वो अपने आप ही कैंसिल हो जाए, ओके। अब इस फॉर्मूले की हम एनालॉजी देखते हैं, इसका फायदा क्या है इन फॉर्मूलाज का। तो इसमें पहली तो एनालॉजी है न्यूटोनियन ग्रेविटी एनालॉजी।
अब ये जो न्यूटन्स लॉ होता है, आपको पता है कि अगर दो मासेस है उनके बीच में जो फोर्स होती है m1 m2 के बीच में, बिल्कुल ग्रेविटेशन जैसी है, बट फर्क ये है कि उसमें रिपल्शन होता है चार्जेस में, लेकिन यहाँ पर हमेशा अट्रैक्शन होगा। तो अगर यहाँ पर इनके बीच में हमेशा अट्रैक्शन हो रहा है, मतलब क्या है कि जो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी होगी वो हमेशा नेगेटिव आएगी, क्योंकि हमें पॉजिटिव मासेस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल एनर्जी है वो डिफाइन करना मुश्किल है, लेकिन अगर हम इसको जनरल रिलेटिविटी में डिफाइन करें, एक्सटेंड करें, तो वहाँ पर भी ये नेगेटिव ही मिलेगी। ठीक है ना, तो एनर्जी डेंसिटी जो होती है न्यूटोनियन ग्रेविटेशनल फील्ड की वो नेगेटिव होती है। अच्छा जी, अब इसके क्या क्या कंसिक्वेंस होते हैं एनर्जी डेंसिटी के नेगेटिव होने के? तो पहला कंसिक्वेंस है स्टार्स का। मतलब क्या होती है, स्टार्स जब कोलैप्स करता है, जैसे आपके पास ये स्टार है और जब ये कोलैप्स करता है तो बेसिकली होता क्या है, इसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट हो जाता है। अब जो इसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड करा तो उसके पास एनर्जी क्या नेगेटिव है। ठीक है, तो इसीलिए उस एनर्जी को बैलेंस करने के लिए जो वहाँ पे ये ग्रेविटेशनल फील्ड बना है, ठीक है ना, उसकी वजह से क्या होगा कि जो आपके स्टार्स है, जो स्टार के मॉलिक्यूल है, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी की कॉस्ट पर ही क्या हुआ होगा, अंदर ये ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट हुआ होगा, क्योंकि अगर अंदर एक ग्रेविटेशनल फील्ड बना है तो कुछ एनर्जी रिलीज हुई होगी, और वो जो एनर्जी, क्योंकि इसके पास एनर्जी नेगेटिव है, ओवरऑल एनर्जी को बैलेंस करने के लिए अगर यहाँ पर नेगेटिव एनर्जी क्रिएट हुई है तो कुछ एनर्जी रिलीज हुई है, और एनर्जी ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट होने का मतलब है कि एनर्जी रिलीज हुई है, मतलब क्या है कि कोलैप्स करेगा, मतलब जो आपका स्टार है वो थोड़ा और हॉट हो जाएगा और इसके अंदर एक ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट होगा। ओके, दूसरा जो इसका कंसिक्वेंस मिलता है वो हमें मिलता है देखने को कॉस्मोलॉजी में। ओके, मतलब जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसी से तो आपका यूनिवर्स बना है, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स, अलग अलग स्टार है, एक दूसरे के ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे हैं, तो यहाँ पर जो इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या नेगेटिव है। अब ग्रेविटी की तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है, तो यहाँ पे आप ये सोचिए कि जो उसकी मास एनर्जी होती है mc², किसी भी मास के पास जो एनर्जी होती है ये पॉजिटिव होती है, दोनों मिलके क्या करते हैं, टोटल एनर्जी यूनिवर्स के जीरो बनाते हैं। अब टोटल एनर्जी यूनिवर्स के जीरो से कंसिस्टेंट होती है, जीरो नहीं बोल रहे बट ये जीरो से कंसिस्टेंट होती है, क्योंकि ग्रेविटेशनल एनर्जी जो है, ग्रेविटेशनल फील्ड एनर्जी नेगेटिव, जो मास एनर्जी पॉजिटिव, तो मतलब ये हमें एक मॉडल देता है यूनिवर्स के लिए कि एक इतना बड़ा यूनिवर्स किसी एक पॉइंट से कैसे स्टार्ट हुआ होगा। जो हम बोलते हैं कि यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है, तो एक इतना बड़ा यूनिवर्स एक पॉइंट से कैसे स्टार्ट हुआ होगा, क्योंकि वहाँ पे कुछ भी नहीं था, तो जो मास जनरेट हुआ है लेकिन उसके बदले में वहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड जनरेट हुआ है जिसके पास एनर्जी डेंसिटी नेगेटिव होती है। ठीक है, जो जिसमें दोनों एनर्जी का सम, जो मास और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का सम, दोनों जीरो से कंसिस्टेंट रहे यूनिवर्स के लिए। ठीक है, अब हम एक कमेंट और करेंगे यहाँ पर सेल्फ एनर्जी को लेकर। आप जरा सोचिए कि आपके पास एक क्यू चार्ज है और उसकी वजह से पोटेंशियल ये होता है, आपके पास ये क्यू चार्ज है और आर डिस्टेंस पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अब एक बात होती है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो सेल्फ एनर्जी है वो कितनी है, हमें वो निकालनी है। तो मैं क्या करूंगा, 1/2 एप्सिलॉन नॉट, अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके स्क्वायर का वॉल्यूम इंटीग्रल करूंगा। ओके, तो यहाँ पे जो वॉल्यूम का एलिमेंट होते हैं किसी भी एक स्फीयर के लिए होता है 4πr² dr। ठीक है, तो ये एक आप एक सेल मान रहे हो जिसकी विड्थ dr है, उसका वॉल्यूम है इतना। ओके, तो ये तो आपने वॉल्यूम एलिमेंट लिया 4πr² dr, और ये जो आप इसका स्क्वायर करोगे तो बेसिकली यहाँ पे 1/r⁴ मिलेगा, तो यहाँ पे r² की एक टर्म कटेगी, तो यहाँ पे फिर भी r² बचेगा, और 0 to इन्फिनिटी तक कर रहे हो आप ये, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी तक है। तो बेसिकली आप यहाँ पे देख रहे हो कि इस सिंगल चार्ज की पोटेंशियल सेल्फ एनर्जी जो इसके अंदर कंटेन्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, वो इनफाइनाइट है। ओके, तो यहाँ पे एक सिंगल पॉइंट चार्ज की जो सेल्फ एनर्जी है वो इनफाइनाइट होने का क्या मीनिंग है कि बहुत ज़्यादा इनफाइनाइट एनर्जी दे हो जाएगा। एक्चुअली ये जो यहाँ पे ये इनकन्सिस्टेंसी आती है, इससे हम एक कुछ मॉडल बिल्डअप कर सकते हैं, हमें कुछ सवालों के जवाब दे देते हैं, लेकिन ये सभी सवालों के जवाब नहीं देता। मतलब अगर आपके पास कोई भी एक चार्ज है तो जो उसका मास होगा, जो फिजिकल मास होगा, बेसिकली जो उसका मास हमें ऑब्जर्व हो रहा है, और जो उसकी
पोटेंशियल एनर्जी की वजह से उसको हमने सी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, जो मास होगा ओके इन दोनों के इक्वल होगा। तो अगर यहाँ पे मैं आर नॉट को 0 करता हूँ तो यहाँ पे इसकी वैल्यू फिक्स होगी। तो यहाँ पे अगर आप इसको किसी भी एक पॉइंट पे लाकर देखते हो तो ये वैल्यू क्या मिलेगी आपको, ये माइनस इन्फिनिटी होनी चाहिए क्योंकि ये इन्फिनिटी मिल रही है आपको। तो एम नॉट माइनस इन्फिनिटी की तरफ टेंड करता है। अगर इसका थोड़ा और एनालिसिस करें जिसको हम डिटेल में नहीं जा रहे, तो ये अब्राहम लॉरेंज फॉर्मूला, ये एनालिसिस भी हमको देता है, ठीक है ना। अब अब्राहम लॉरेंज फॉर्मूला ये वाला फॉर्मूला है, ये रेडिएशन रिएक्शन के बारे में है कि आपके पास कोई भी एक चार्ज है जो एक्सेलरेट कर रहा है, तो ये यहाँ पे एक्सेलरेटेड चार्ज एक लार्ज डिस्टेंस पे जो फोर्स लगाएगा वो कितनी लगाएगा, ठीक है ना। तो वो जो रेडिएशन फोर्स है वो होती है म्यू नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन 6 पाई सी ए डॉट। अब यहाँ पर भी दिक्कत क्या है, जब यहाँ पर जो ऑसिलेटिंग चार्ज है जब उसका जो एक्सेलरेशन होता है उसकी वेलोसिटी के अपोजिट है, मतलब अगर चार्ज रिटार्ड हो रहा है तो यहाँ पर क्या होता है, कुछ एनर्जी का लॉस होता है, तो वहाँ पे इंफिनिटी की तरफ एनर्जी जा रही है ओके। तो एनर्जी यहाँ पे कंपनसेट हो रही है, एनर्जी रेडिएट हो रही है, तो ये बात हजम होती है कि वहाँ पर एक फोर्स लग रही होगी कि एनर्जी कैसे रेडिएट हो रही है ओके। लेकिन यहाँ पर अगर मैं ये मानूं कि जो चार्ज है वो एक्सेलरेट हो रहा है, मतलब आप उस चार्ज को पुश कर रहे हो, मतलब जो एफ रेडिएशन है, मतलब जो एक्सेलरेशन और जो वेलोसिटी है दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर जो आपके सॉल्यूशन है वो रन अवे कर जाएंगे, वो एक ऑब्वियसली एक एरर शो करेगा ओके, क्योंकि वहाँ पर ये बात वैलिड नहीं होगी। लेकिन क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स इसको थोड़ा और अच्छे से ट्रीट करती है पॉइंट चार्ज को, सेल्फ एनर्जी को, जो मतलब उसमें एक बेटर कंट्रोल में है ओके क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में। तो उसको हम कभी फिर डिस्कस करेंगे ओके। तो ये था आपका लेक्चर 3 का एक्सप्लेनेशन, जो मैंने आसान भाषा में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। एंड अगर कोई भी इसमें डाउट है, क्वेश्चन है, तो आप उसको वीडियो में कमेंट करिए, आई विल ट्राई टू आंसर। एंड थैंक यू for watching the video.